Hello everyone. Today's topic of lecture is Dosh Gati. So Dosh Gati and Rog Marg both are mentioned together in our UG syllabus, but we must remember that Dosh Gati is a different pathological event and Rog Marg is a different pathological event. Dosh Gati is the movement of various doshas, while Rog Marg is the movement of dosh dusha samurchna to various pathway of the body. So while Rog Marg are going to be the final pathway for the disease formation, Rog Marg are dosh gati is quite early stage of the dosh vitiation only. It is not going to be associated with the disease formation. Okay. So Rog Marg is associated with dosh dusha samurchna, which is going to find some sort of khav agurnya and hence causing the various sort of disorders, while dosh gati is going to be the primary step where only dosh is going to be vitiated and carried to the various pathways, and later on when it is going to be associated with various dusha dushti and khav agurnya, then it is going to be converted into disease. So in dosh gati we are going to have lakshan or the probability of various disorders, while in Rog Marg we are talking about the manifestation of or the fifth kriyakal of the disorder. ठीक है, तो दोष गति और Rog Marg are two different entities. We should not mix them. In various books I have seen that they have given the same type or common type in both topics. That is not correct. Dosh gati has different types and its importance, while Rog Marg is a different thing. Okay, so let's move to dosh gati. Now, meaning of dosh gati. See, this is very much important concept about gati of dosh, that it happens physiologically. Okay, Vat, Pitta, Kapha, all these three doshas are going to move in physiological manner in our body. And in all these three, Vat is very much dominating regarding gati, and it is basically associated with control of other two doshas. है ना, जब हम लोग 12th चैप्टर में पढ़ते हैं वात कला कलिये में, तो वहाँ पे आचार्य ने जो वात के कर्म बताए हैं उनमें जो वा गति गंधनियों का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली वेरियस सॉर्ट ऑफ गति से एसोसिएटेड है. तो वात जो है ना, ये नियंत्रा प्रणता च मनस भी है, प्रवर्तको वाच भी है, प्रवर्तकश्च चेष्टा उच्च वचानाम भी है, समीर्णो अग्नि भी है, शप्ता बहिर्मला नाम. मीन्स जितने भी मूवमेंट है ना वो बेसिकली वात के साथ एसोसिएटेड है. अलॉन्ग विद दैट हमने देखा है कि अदर ग्रंथ्स में भी अदर दैन बृहत्रयी भी डायरेक्टली मेंशन्ड है कि जितने भी दोष हैं उन सब में वात डोमिनेंट है, और जो कुछ भी धातु या मल या दोषों की गति हो रही है ये सब कुछ वायु से कंट्रोल्ड है. कैसे कंट्रोल्ड है? जस्ट लाइक कि जैसे विंड जो है वो क्लाउड्स को मैनेज करता है, अपने अकॉर्डिंग मूव करता है. सो वात इज गोइंग टू बी वेरी मच डोमिनेंट वाइल वी आर थिंकिंग अबाउट दोष गति. ठीक है, तो जब भी हम लोग दोष गति का एनालिसिस करते हैं, चाहे वो पित्त दूषित हो या कफ दूषित हो, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि वात उसमें इन्वॉल्व होगा ही. ओके, सो और ये कुछ कर्म हैं दोषों के. ये स्लाइड मैंने सिर्फ इसलिए डाली है बताने के लिए कि जो मूवमेंट है ना वो देखो बेसिकली एसोसिएटेड है वात के साथ, है ना. इसमें मेंशन है कि उत्साह, उच्छ्वास, श्वास चेष्टा, धातु गति, सममोक्ष, या ये सभी जो है वो वात के कर्म हैं. वहीं पित्त के बारे में उन्होंने जितने भी बायोकेमिकल फंक्शंस हैं उनके बारे में बताया है, और कफ को जो बताया है वो जो कुछ भी होल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चीज़ों को एक साथ रखने के लिए, जोड़ने के लिए, वो सारे कर्म उन्होंने बताए हैं आचार्य ने. तो गति जो है ना फिजियोलॉजिकली दैट इज एसोसिएटेड विद जब हम लोग दोषों की गति के बारे में बात करते हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा कि दोषों की गति फिजियोलॉजिकल होती है. ठीक है, हमारे शरीर में वात पित्त कफ जो हैं ये सभी मार्गों में
सभी दिशाओं में अपने नॉर्मल फ्लो में मूव करते रहते हैं। उसमें जो मेन उनका ड्राइविंग फोर्स होता है वो वात रहता है। तो वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम के अनुसार भी दोष जो हैं वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, संचय प्रकोप और प्रशम की अवस्था में जाते रहते हैं। और ऋतु अनुसार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि ऋतु के अनुसार दोषों की जो गति होती है वो फिजियोलॉजिकली उनका थोड़ा एक्यूमुलेट हो जाना, उनका थोड़ा सा दुष्ट लक्षणों को प्रकट करना और फिर सीजन के अकॉर्डिंग ही उनका प्रशम हो जाना, ये नेचुरल होता है। तो वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल गति, ऋतु इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एंड हेंस हियर इज मेंशन कि चय प्रकोप प्रशम पित्तादीनानाम यथाक्रमम। तो यथाक्रम से अपने सीक्वेंस से ये हमेशा होता रहता है। वात जो है वो ग्रीष्म में संचय में होगा, वर्षा में प्रकोप अवस्था में आता है और शरद में ये अपने आप से ऑटोमेटिकली रिसीड कर जाएगा। ऐसे ही पित्त है, वर्षा में इसका संचय होगा, शरद में इसका प्रकोप होता है और हेमंत में इसका प्रशम होगा नॉर्मली फिजियोलॉजिकली। एंड सेम फॉर कफ, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म के अनुसार। ठीक है, तो ये संचय प्रकोप प्रशम का जो सिचुएशन है ये फिजियोलॉजिकल है। नॉर्मल पीपल में जहाँ पे कोई ख व गुण नहीं हुआ है, जहाँ अभी दोष दूष्य समूर्छना नहीं हुई है, वहाँ पर दोष अपने आप से थोड़े बढ़ते घटते रहते हैं और ये फिजियोलॉजिकल गति कहलाती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन तब होता है या मैनिफेस्टेशन ऑफ पैथोलॉजी तब होगी जब ये पैथोलॉजी में कन्वर्ट होता है, जब संचय प्रकोप प्रशम न होकर के संचय प्रकोप प्रसर होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, दोषों का जो ये है मूवमेंट है, इसके डायरेक्शंस हो सकते हैं वेरियस। तो आचार्य चरक ने बताया है कि क्षय वृद्धि और स्थानस्थ दोष की गति होना, ऊर्ध्व अधः और तिर्यक गति होना, या फिर कोष्ठ शाखा और मर्मासी संधि में दोषों की गति होना, ये तीन तरीके से दोष जो हैं वो तीन अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते हैं। ओके, यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब आचार्य ने दोष गति कोष्ठ शाखा और मर्मास्थि संधिगत बताई है तो यहाँ पे अभी तक ये दोष गति है, ये रोग मार्ग में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। ओके, तो अगर ऊर्ध्व का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जो उन्होंने आचार्य ने पहले में बताया कि ऊर्ध्व अधः और तिर्यक, तो ऐसी कंडीशन में उन पेशेंट्स में जहाँ पे कफ ऑलरेडी डोमिनेंट है, ऐसी जगहों पे दोष के ऊर्ध्व गति होने पर जो आमाशय से ऊपर के विकार हैं वो होंगे। ठीक है, तो अगर छर्दी का पेशेंट है तो वी आर थिंकिंग अबाउट कफ दोष, या उत्क्लेश अगर हो रहा है पेशेंट में, तो अधो में जहाँ पे पित्त डोमिनेंट है पेशेंट में। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में वो सभी डिसऑर्डर्स, वो सभी लक्षण जो कि पित्त के डोमिनेंस के साथ या डायरियल जो टेंडेंसी होती है उसके साथ एसोसिएटेड है, तो वी आर थिंकिंग अबाउट द अधोगति ऑफ दोषाज। ठीक है, और तिर्यक जहाँ पर कि दोष जो है वो तिर्यक अवस्था लेते हैं, मीन्स जो मुख से या अधोगत न होकर के जो स्किन में या जो पहला धातु है रस धातु के साथ जो मिक्स होकर अपने लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे वो सभी लक्षण जहाँ पे स्किन में चेंजेस होते हैं, तो हम लोग एक ब्रॉड टर्म में कुष्ठ और वात रखते हैं, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा टाइप है कि वृद्ध, क्षय और स्थान। ठीक है, यहाँ पर जब वृद्ध दोष गति हम मानते हैं तो जो वृद्ध दोषों के लक्षण बताए हैं आचार्य ने वो लक्षण मिलेंगे, क्षय में क्षय के, और स्थानस्थ जो दुष्ट दोष होते हैं वहाँ पे आचार्यों ने दुष्ट दोष के भी जो लक्षण बताए हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो उनके अकॉर्डिंग हम दोषों की गति का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, और कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि में देखो जहाँ पे नानात्मज व्याधियाँ आचार्य ने बताई हैं उनमें वात पित्त कफ तीनों की नानात्मज व्याधियाँ जो वेरियस सॉर्ट ऑफ ऑर्गन के साथ में एसोसिएटेड बताई है ना, शिरारुक का होना, पृष्ठभेद का होना, ये जो लक्षण है ये कोष शाखा और मर्मास्थि संधिगत में आएंगे। और यहाँ पर व्याधि न होकर के लक्षण होने चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो अगर पेशेंट को छर्दी हो रहा है, उत्क्लेश हो रहा है, अननाभिलाष हो रहा है, अगर पेशेंट को कहीं पर स्टिफनेस हो रही है ना, स्तंभ हो रहा है, तो ये लक्षण में है।
और ये दोष गति के साथ में एसोसिएटेड है। जिस भी ऑर्गन के साथ में वो एसोसिएटेड, शाखा में तो शाखा में, अगर आटोप हो रहा है तो हम लोग एब्डोमेन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ तक ये अभी रोग मार्ग में कन्वर्ट नहीं हुआ है, दूष्य के साथ इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ हम लोग दोष की बात कर रहे हैं। तो जो नानात्मज व्याधियों के लक्षण हैं वो यहाँ पर कोष्ठ, शाखा और मर्मास्थि संधि के साथ में एसोसिएटेड होंगे। ओके, अब आचार्य ने बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट दिया है जो बेसिकली आचार्य चरक का कंट्रीब्यूशन है, और अलॉन्ग विद दैट उसको बाद में आचार्य वाग्भट ने भी उसे एक्सप्लेन किया है कि रोगों के होने से पहले दोषों का कोष्ठ से शाखा में गमन कर जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल स्टेप है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिसऑर्डर। जब तक दोष कोष्ठ में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, तब तक दोष गति होगी, उनका संचय प्रकोप होगा, लेकिन वो प्रसर में नहीं जाते, वो आगे जाके ख वैगुण करने की कंडीशन में नहीं आते, वो दूसरे के साथ नहीं मिलते। तो जब तक ये कंडीशन, दोषों की कंडीशन जब तक आमाशय में है या कोष्ठ में है, तब तक ये पैथोलॉजी में नहीं होता। या अगर पैथोलॉजी हो चुकी है, ठीक है, कहीं दोष समूर्छना हो गई या ख वैगुण्य कहीं पे था, वहाँ पर लोकेशन होके 5th क्रियाकाल जो है वो मैनिफेस्ट कर चुका है, तो वहाँ से संप्राप्ति विघटन करने के लिए भी हमें पहले दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आचार्य ने बताया है कि कुछ निदान हैं। बहुत सारा व्यायाम करने से, बहुत ज़्यादा ऊष्मा और तीक्ष्ण युक्त आहार विहार करने से जो कोष्ठ के जो मल हैं, मल रूपी जो दोष होते हैं, वो बहुत तेज़ी से वात के कारण शाखाओं में चले जाते हैं, और वहाँ जा कर के, ठीक है, विलंबते कदाचिन समीरतः ना देश काले कुप्यंती भूयो हेतु प्रतीक्षणतः, और ये शाखाओं में जा कर के वेट करते हैं कि जब भी उनके लिए कंफर्टेबल सिचुएशंस होंगी, उनके लिए उनके फेवरेबल कंडीशंस होंगी, जब और भी दूषित उनके साथ आके सम्मिलित होंगे तो वो डिजीज़ कॉज करेंगे। ठीक है, तो दोषों का कोष्ठ से शाखा में गमन होना ये प्रसर के साथ में एसोसिएटेड हो जाता है, जो कि डिजीज़ कॉज करे। अब जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दोषों का कोष्ठ से शाखा में गमन, तो इसके साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट जो पैथोलॉजी अगेन आचार्य ने बताई है, जो संप्राप्ति विघटन के लिए हेल्प करती है, वो है कि वृद्ध्या विषेन्दनात् पाकात् श्रोतोमुख विशोधनात् एंड शाखा मुक्त्वा मलाकोष्ठ यान्ति वायोच निगृहतात्। इसका नेक्स्ट जो श्लोक आचार्य ने बताया है, उसमें बोला है कि अगर हम संप्राप्ति विघटन करना चाहते हैं, अगर हम दोषों की गति को चेक करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें दोषों की वृद्धि करना, उनका विषेन्दन करना, ठीक है, उनको लिक्विफाई करके वापस से कोष्ठ में लाना, या उनका पाक कर देना जहाँ पे वो लोकेशन पे है। अलॉन्ग विद दैट श्रोतोमुख विशोधना, श्रोतस के जो मुख हैं, जहाँ पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ पे कोई ख वैगुण्य उत्पन्न हो गया, उससे अगर हम क्लियर कर देते हैं, तो जो दुष्ट हुए जो दोष थे, जो अपनी कोष्ठ से शाखा गति को प्राप्त हुए थे, वे वापस से शाखाओं से कोष्ठ में आते हैं, और शाखा मुक्त्वा मलाकोष्ठम, तो शाखाओं को वो मल से मुक्त करके, ये जो मल रूपी दोष रूपी मल जो हैं, इनसे मुक्त करके ये वापस से कोष्ठ यान्ति वायोच निगृहात्, तो वापस से ये कोष्ठ में आ जाते हैं, वात के कंट्रोल से ये निकल जाते हैं, और हेंस एक बार ये कोष्ठ में आ गए तो वहाँ से उनकी शुद्धि करना ईजी हो जाता है। तो दोषों का कोष्ठ से शाखा में गमन और फर्दर डिजीज़ न होने के लिए शाखागत दोषों का कोष्ठ में गमन, ये दो तरह के दोष गति अगेन बहुत क्रूशियली आचार्य चरक ने बताए हैं। तो जब हम लोग दोष गति की बात करते हैं, तो जो 3-3 के 3 पेयर बताए हैं वो, और ये पैथोलॉजिकल दोष गति फ्रॉम कोष्ठ टू शाखा एंड शाखा टू कोष्ठ, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक हमने पूरे लेक्चर में जो भी बात की है वो दोषों के ही मूवमेंट के बारे में बात की। यहाँ पे हम लोगों ने कहीं भी दोषों के साथ दूष्य या अलग श्रोतस का इन्वॉल्वमेंट ये डिस्कस नहीं किया है। जब हम लोग रोग मार्ग पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिर्फ दोष इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, फिर वहाँ पर दोष, दूष्य और श्रोतस, ये तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जब हम लोग दोष गति के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।